नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, कल जो कुछ हुआ और कल का दिन और आज का दिन जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसकी राजनीति में एकदम बदला हुआ दिन है। और ये क्यों है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके आए हैं मेरे पास, उन सब का जवाब देने की कोशिश मैं करूंगी। मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि बहुत सारे असेंबली इलेक्शंस देश की राजनीति में होते आते हैं। बहुत सारे असेंबली इलेक्शंस आते हैं, नतीजे आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कल जिन 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें खास तौर पे कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके नतीजों ने देश की पॉलिटिक्स को आगे के लिए, दशकों के लिए बदल डाला है। अगर उसमें हम पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो डिटेल में बात करेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी जब एक साथ आते हैं, कैसे आप जब पिछली गलतियों को भूलकर या पिछली गलतियों को सुधार करके काम जब जमीन पर करते हैं तो कैसे नतीजे बदल जाते हैं, कि आप किसी इतने बड़े लीडर को भी उखाड़ फेंकते हैं, क्या क्या गलतियां रहती हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें असम की, जहां पर कांग्रेस इतने सालों से वहां पर था और उसकी गलतियों की वजह से कैसे 3 बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर जाती है। और उससे बड़ी बात, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में, तो दूसरी तरफ कैसे केरला में लेफ्ट का शासन खत्म हो जाता है और कांग्रेस उसमें सत्ता में आती है। इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि देश की राजनीति में अब क्या बदल गया है और आगे आने वाले दशकों में इसका क्या बदलाव और राजनीति पर आपको छाप देखने को मिलेगी। डिटेल पर इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ गणमान्य गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ प्रोफेसर ईश मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मुरारी शरण शुक्ल आरएसएस से आते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और नीति शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर ईश मिश्रा सर देखिए, बहुत जो कल हुआ बदलाव, सबसे पहले देखिए कि विपक्ष एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है। बंगाल में दीदी के किले को बार बार एक सवाल था कि गढ़ को ढहा दिया जाएगा, क्या संभव है। परसों रात तक भी था कि शायद संभव है, नहीं है। एक क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों को कि टीएमसी को कैसे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी की इतनी मजबूत कॉम्बिनेशन ने कैसे ढहा दिया सर? क्या विपक्ष के पास ना आइडियोलॉजी है ना ऑर्गेनाइजेशन है, ये वजह है? पर दीदी के पास ऑर्गेनाइजेशन था, आइडियोलॉजी भी थी, फिर कैसे बीजेपी ने ये सब कर दिया? ये बंगाल की राजनीति जानने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं ये एक्सपेक्टेड था। दीदी का 10 साल जो रह गई ममता, वो एक्सपेक्टेड था और दोनों में कोई फर्क नहीं है। ममता भी राष्ट्रीय राजनीति में आरएसएस के साथ ही निकली। वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थी, दूसरी सरकार में मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो थी, और जो उन्होंने अपना समर्थन वापस भी लिया वो भी नॉन इशू था, उनके लिए नहीं, कोई इशू था नहीं जो न्यूक्लियर डील था। और उस मामले में हम कहें उसी तरह से सीपीएम ने जब कांग्रेस से समर्थन वापस लिया तो उनके लिए भी वो नॉन इशू ही था। तो ममता बनर्जी का सत्ता में आना भी एक्सपेक्टेड था और जाना भी, क्योंकि वेस्ट बंगाल की राजनीति दुर्भाग्य से, विचारधारा की बात हम चाहे जितना करें, विचारधारा की राजनीति रही नहीं। ये सीपीएम के आखिरी दिनों से ही, लेफ्ट फ्रंट के आखिरी दिनों से ही ये गुंडों की राजनीति रही है। मेरा गुंडा तुम्हारा गुंडा, गुंडे कौन बड़ा गुंडा, कौन बड़ा गुंडा। सीपीएम के गुंडे वो ममता के गुंडे हो गए और वो धीरे धीरे सर, इसीलिए तो आइडियोलॉजी की बात कही जा रही है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, आइडियोलॉजी की बात पीछे चली गई। मैंने 2007 में एक कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता में कहा था कि भाई बुद्धादेव भट्टाचार्य जी उसी तरह के कम्युनिस्ट हैं जैसे मुलायम सिंह यादव सोशलिस्ट हैं, लेकिन अगर पूंजी के लोग कम्युनिज्म और सोशलिज्म, अपने को सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कहें, तो ये प्रैक्टिकली चाहे जितना बड़ा नुकसान हो, लेकिन ये थियोरेटिकल सोशलिज्म कम्युनिज्म की सोशलिस्ट थियोरेटिकल विक्ट्री है। कम से कम आप उसको जो सुपीरियर मान रहे हैं तभी अपने को न होते हुए भी वो कह रहे हैं। और
दूसरी बात मैंने कहा था कि 2007 में कि बुद्धादेव भट्टाचार्य जी ने और जो भी राजनीतिक अपराध किए हैं उनमें सबसे बड़ा है ममता जैसे को, अब मैंने और क्या विशेषण लिया तो उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, कि ममता जैसे नेता को हीरोइन बना दिया। सर मैं करंट बात पे आना चाहती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। करंट ये था जो दिखा, क्योंकि मैं तो बहुत लंबे समय बंगाल रही, करंट ये था कि बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन हो गया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। शायद गुजरात से भी बड़ा मैंडेट हिंदू ने निकल कर दिया वहां पर, मतलब इतना बड़ा। मैं मुरारी जी के पास आऊंगी। मुरारी जी, क्लियर चेंज, हिंदू इतना एकजुट हुआ कि आज ये नतीजे आए, ये आप इंडियन पॉलिटिक्स में कितना अच्छा देखते हैं, या इसके क्या कोई रेपरकशंस भी हैं? बंगाल के चुनाव परिणाम के बहुत अर्थ हैं और ये सडन चेंज नहीं है। पिछले सीपीएम के 35 वर्ष का शासन और ममता के 15 वर्ष का शासन, 50 वर्षों से बंगाल की जनता मार खाती आ रही थी और ज्योति बासु से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी उसी गली मोहल्ले के क्लब उनकी गुंडागर्दी को पालते आ रहे थे। वो पूरा गैंग ममता ने खरीद लिया। जब ममता सत्ता में आई तो सीपीएम का शासन और टीएमसी का शासन, उसमें बहुत फर्क नहीं था। वो बंगाल से तस्करी भी उसी प्रकार से हो रही थी। तस्करी के कितने वैरायटी हैं, कितनी चीज़ों पर तस्करी हो रही थी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग सब जानते हैं ज़्यादातर। और वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन था, दोनों बांग्लादेशी घुसपैठ भी, रोहिंग्याओं के घुसपैठ भी, और वो घुसपैठ चलता रहे। फेंसिंग वहाँ टीएमसी ने नहीं होने दी। जब जब फेंसिंग की कोशिश की गई, अब कई जगह गांवों की सीमाएं हैं, गांव की सीमा ये खत्म हो रही है और यहाँ लगा है पत्थर बॉर्डर का, उसके उस पार ठीक तुरंत भूमि सटी हुई है, बांग्लादेश है। लोगों का आना जाना निर्बाध चल रहा है, फेंसिंग नहीं होने दी टीएमसी के लोग। जब जब कोशिश हुई, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर, वही मतलब तोलाबाज जो लोग थे, जो कॉलोनियों में छोटे छोटे क्लब चलाते थे, कॉलोनियों के लोगों को डरा कर, धमका कर, मार पीट करके, उनको मजबूर करके सारी चीज़ें कराते थे टीएमसी, यानी पॉलिटिकल चीज़ें परसू करते थे। वो सब लोग इकट्ठा होकर के और वहाँ अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को, बाकी सबको मजबूर कर देते थे काम बंद करने के लिए, फेंसिंग बंद करने के लिए। तो ये तमाम जो चीज़ें चल रही थी, ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने क्रिएट किया, ये सारा कुछ क्रिएट किया हुआ ज्योति बसु के समय का था। और मैं कहूँगा कि ज्योति बासु को ब्लेम करने से पहले मैं 5-6 नाम और बताना चाहता हूँ। चारू माजुमदार, कानू सान्याल, जंगल सांथाल, डॉक्टर बिनियन और विनोद मिश्रा, ये 5-6 ऐसे नाम हैं जिन्होंने बंगाल में, जिसको नक्सलबाड़ी गांव बोलते हैं, बीजेपी बम्पर जीत 1 लाख वोटों से जीती है सर वहाँ जी, नक्सलबाड़ी जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर हमारे देश के पॉलिटिकल थ्योरी और फिलॉसफी जानने वाले लोगों ने उसको नक्सलवाद कह के भारत की भूमि को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन ये थ्योरी वास्तव में माओवाद और मार्क्सवाद थी। माओवाद और मार्क्सवाद को इंडियन चोले में बदलकर नक्सलवाद के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और हमारे भारत की भूमि के नक्सलबाड़ी गांव को बदनाम करने की कोशिश की। तो वहां से जो ये मार्क्सवाद का मूवमेंट शुरू हुआ, इन लोगों ने जो छोटे छोटे क्लब कल्चर बनाए और कांग्रेस ने जो उसको सप्रेस करने की कोशिश की, सिद्धार्थ शंकर रे के मुख्यमंत्री रहते समय में। सर मैं बिल्कुल सही, अपन इसमें से सारी चीजें इवॉल्व होकर आई। पर फिर भी लोगों ने दीदी को अथा प्यार दिया था, नीति जी, अथा प्यार दिया था। ये सब, जैसे ये सारी चीजें पॉलिटिकली सुनने में, और ये सब वजह रही हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वजह रही है। लेकिन बात यह कि जो एकदम ऐसा क्या हुआ कि इतनी बम्पर जीत बीजेपी की आई, उसमें मेरा सवाल यह है कि लोगों का ये मानना है कि क्या सिर्फ ये आइडियोलॉजी थी? पहला ये कि मैंने कई जगह गई तो लोगों ने कहा कि हिंदू हैं इसलिए वोट करेंगे, बता नहीं रहे किसको करेंगे। बहुत साइलेंट वोटर था मेजर, लेकिन हिंदू हैं इसलिए वोट करेंगे। तो ये जो हिंदू सेंटिमेंट हावी हुआ, ये इसलिए क्योंकि बहुत बार उनको महसूस हुआ कि वो दबाव महसूस कर रहे हैं, जैसे इन्फिल्ट्रेशन का दबाव, वहाँ पे रह रहे मुस्लिम्स का दबाव, या जब सरस्वती पूजा स्कूल ने बंद करा दी, या मुहर्रम है तो दुर्गा पूजा नहीं होगी, ये सारे कारण रहे होंगे। अदिति, देयर आर मल्टीपल रीजंस। ऑफ कोर्स ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। टीएमसी का जो किला ढाया है
उसके पीछे कुछ तो उनके अपने कृत्य हैं। मेरे पास जो सबसे पहले मैसेज आया था 12-1 बजे के आसपास, मेरे एक दादा हैं, छोटे भाई, मुंह बोले भाई हैं, दीदी बंगाल में कमल खिल गया। एक सफोकेशन थी वहाँ के वोटर्स के अंदर, एक तरीके से घुटन थी। ये वो मेरा भाई था जो वहाँ हाई कोर्ट में सर्विस देता है, वहाँ का वकील है, विधाननगर हम शायद जीत गए हैं। मैं उनके साथ मुर्शिदाबाद तक गई। आप मुर्शिदाबाद जाके देखिए अदिति, आप गई होंगी। आज की डेट में आपको लगेगा कि 50 साल पहले का भारत है। सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, आपको पता नहीं है। ये दादा जब मुझसे मिलने दिल्ली और नोएडा आए थे तो दीदी कैपिटल होता है, तो मेरी अंदर से पीड़ा जागी। ये उस क्षेत्र से आ रहा है मेरा भाई जो कभी देश का कैपिटल था। कैलकाटा वॉज द इकोनॉमिक हब ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यमुना नदी के पास ड्यूरिंग द, अभी मैं आऊंगी वहां तक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स उनका डिसीजन था कि हम इसको राष्ट्र का, इस देश का कैपिटल बनाएंगे। वो दिल्ली में शिफ्ट करना पड़ा। आज वही एक राज्य है जहां से मेरे को वंदे मातरम का नारा मिला, जहां से मुझको भारत माता की जय का नारा मिला, जो जनगण मन अधिनायक जय रे हम खड़े होते रविंद्रनाथ टैगोर के उस गान के ऊपर, अंदर से जो एक भारत की आत्मा है, ये जो हिंदुस्तान की आत्मा है, वो बंगाल की भूमि से जन्म लिया। क्या तो बंगाल की मिट्टी ने दिया नहीं, चाहे लिटरेचर, सुभाष चंद्र बोस की सेना को हम किसी और की कुर्बानी के आगे हम नाप सकते हैं? तो वो भूमि तड़प रही थी अपनी पहचान के लिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण ओवरनाइट नहीं हुआ। अगर एक दीपू हिंदू की लिंचिंग बांग्लादेश में हुई तो मेरा बंगाल में बैठा हुआ हिंदू कांप गया। वो ये कांप गया कि अगर ये डेमोग्राफिक चेंज जो मेरे बॉर्डर्स पे हो रही है, भाई साहब ने बताया, राज्य सरकार ने जमीन एलोकेट करी ही नहीं फेंसिंग के लिए। मुर्शिदाबाद का इतना बड़ा एरिया आप बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हो और वहां से आवाजाही ऐसे हो रही है, टोटल मुस्लिम डोमिनेंसी आ चुकी है। आपके वर्कर्स को, बीजेपी वर्कर्स को बंगाल के मैं सैल्यूट करती हूं। जीवन उन्होंने त्याग दिया, उनके घर जला दिए गए, माता बहनों की इज्जतें लूट ली और पॉलिटिकल पोस्ट पोल वायलेंस के साथ साथ जो मशीन्स होती थी उसके ऊपर जहां बीजेपी का साइन होता था इत्र लगा दिया जाता था और इत्र बाहर आके सूंघते थे कि फिंगर में अगर वो इत्र की खुशबू उंगली काट दी जाती थी। इतना भय। तो ये जीत जो है वो भय के ऊपर उस विश्वास, उस भरोसे की है जो पैरामिलिट्री फोर्स सेंटर ने डाली और अमित शाह ने बार बार आह्वान किया आप आइए वोट दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण, एक तो जो डेमोग्राफिक चेंज, आरजी कर का जो हॉस्पिटल का जो हादसा हुआ, आज वो पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ जब मंच पे मोदी जी ने उस बहन को, उस मां को एक आश्वासन दिया, उसके आंसू के साथ बंगाल की नहीं पूरे देश की माएं रोई थी। वो सिस्टम के आगे न्याय की गुहार लगाने वाली आज खुद सिस्टम बन गई। ये भाजपा के सांसद में देखने को जाए तो किसी हिंदी मूवी की एक स्टोरी लगती है कि ये कैसे संभव है। तो वो जो पीड़ा में बंगाल जी रहा था ना, उस पीड़ा से उसको आज एक विकल्प मिला है। और ये जो जीत है ये खाली बंगाल की जीत नहीं है। दीदी ने काम किया, दीदी ने प्यार भी लिया, दीदी ने सबसे ज्यादा महिला नेत्रियां भी दी इस देश को, लेकिन दीदी कहीं ना कहीं अपनी उस मूल आइडियोलॉजी से भटक गई। बिल्कुल। तो अभी तक हमने जो बात कही पहले फेज में वो ये था कि प्रैक्टिकल और इमोशनल कारण क्या रहे। जैसे हमने हिस्टोरिक वजह देखी कि किस शुरुआत कब हुई। अक्सर ऐसा होता है कि किला एक दिन में नहीं ढहता, उस पे ज़मीन पे काम हो रहा होता है, हमें दिखता है कि एक दिन में ऐसा रातों रात क्या हो गया। तो क्योंकि तीनों बंगाल जाकर आए हैं और अपनी प्रैक्टिकल कारण और इमोशनल कारण बता रहे हैं। और देखिए कभी ऐसा होता है क्योंकि आप जनता के उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो ममता दीदी ने जितना फॉर ग्रांटेड लिया। और फिर अब हम बात करेंगे कि आगे इंडियन पॉलिटिक्स में आगे इस दिशा में कहाँ जाने वाला है। सर सबसे पहले मैं आपसे समझूंगी कितना सही है ये। पहली बात तो मैं इसमें मानूं, इसमें इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट और पैरामिलिट्री फोर्स और जो है
इन सब का भी योगदान है। इसीलिए मैं आपसे नहीं, रिफ्रेश करके इन समझ सब का भी योगदान है। क्या एसआईआर और होता इसके तो ये बाद हो सकता था? नहीं, एसआईआर के बिना ये संभव था जीत? एसआईआर का एक फैक्टर है, पैरामिलिट्री के बिना ये जीत संभव पैरामिलिट्री थी? फोर्सेस का है, सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये मतलब शर्म आती है ऐसी सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कहते हुए। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, जो कहता है कि ठीक है अब आप इस बार नहीं चुनाव दे रहे हैं तो आपका नाम अगली बार आ जाएगा। ठीक सर, मेरे दर्शकों तो के लिए मैं आपसे कुछ सवाल नहीं, पूछ रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यही मैं बोली बता है। रहा हूँ कि इसमें जो है भाजपा की दूसरी बात, ये जो हिंदू मुस्लिम नरेटिव से एक कम्युनल पोलराइजेशन देश भर में पिछले 30 साल से क्रिएट किया जा रहा है, वो चल रहा है। और एक वो उसके चलिए जो एक सामाजिक चेतना बन रही है, उसका एक योगदान है इसमें हर जगह। क्योंकि भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम नरेटिव क्रिएट कर के जरिए कम्युनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन के अलावा और कोई नहीं सर, यहाँ पे प्रोग्राम मैं नहीं इनको है। आंकड़े बता देती हूँ, उसी से समझती हूँ सर। आपकी बात तो को वेस्ट थोड़ा बंगाल ही सा- नहीं, पूरा जो इंडिया में ही चल रहा मैं यहाँ है। आपको बताऊं, it's not और about- सारे वेस्ट बंगाल जितना भी बीजेपी के है, सब कांग्रेस और टीएमसी से आए हुए लोग हैं। वही लोग हैं जो कि कल तक भ्रष्ट थे या जो भी थे, गुंडे थे, आज वो हो गए। असम में सारा है ये हेमंत बिश्वा शर्मा बहुत बड़ा करप्ट था। बीजेपी सबसे ज्यादा उसके ऊपर करप्शन चार्ज लगा रही थी। आज वो सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी ठीक है बन सर, गया अब मेरे है। कुछ सवालों का जवाब तो दे दीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें जो है गुंडों का, धन का और कम्युनल पोलराइजेशन की एक पूरी भूमिका है। मुझे और ऐसा जो लगा वो- इस चुनाव में सर, मुझे ऐसा लगा इस चुनाव में कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो शायद टेढ़ी की है। क्यों? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट को शर्म आनी चाहिए, ठीक है। उनके जुडिशरी के लोगों को बंदी बना लिया जाए तो ममता दीदी को शर्म नहीं आनी चाहिए? चलिए, ये तो अभी लेटेस्ट एग्जांपल है जुडिशरी की सर। बंदी बनाया। हाई कोर्ट ऑपरेटिव देखिए, नहीं थी। सर सुनिए ना, मैं सर सुनिए ममता ना, के पक्ष में नहीं आरजी बोल रहा कर हूँ। में इतना बड़ा रेप होता है, उसके बिल्कुल। प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया जाता है, ममता दीदी को शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आप सुनिए, आप मुहर्रम बिल्कुल है आनी उस चाहिए। दिन- सर इस देश में 85% हिंदू रहता है सर। हाँ। और आप बिल्कुल किसी 85%। बाद में एक हिंदू मिनट, घर के ऊपर 85% शाही डाल हिंदू डाल को कौन के क्या कर कुछ करना सकता मैं है? आपके पास आती हूँ, 85% को 10% कभी भी नहीं डोमिनेट कर सकता है। 85% सर, और अगर हमेशा सरकार डोमिनेट का रहेगा। सपोर्ट हो तो सर, जी सरकार का सपोर्ट हो तो सर, नहीं, कोई नहीं। सरकार कितना भी सरकार सपोर्ट कर ही नहीं सकती है। सरकार हमेशा किसी भी चुनावी जनतंत्र में सरकार हमेशा बहुसंख्यक का सपोर्ट करती है। आपको लगता है बहुसंख्यक सिर्फ बंगाल में ऐसा हुआ? हमेशा हमेशा बहुसंख्यक अपीजमेंट करती है, पूजा करती है। सरकारी आयोजन होता है दुर्गा पूजा का, सरकारी पंडाल लगते हैं। जो पैसा, जो धार्मिक कार्यक्रम समुदाय को अपने खर्चे से करना चाहिए, वो सरकार के खर्चे से होता है, जो गलत है। सर आपने किसी भी उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल देखा था सर? हाँ, उस समय क्या होता था और अब क्या हो रहा है सर? क्या अब होता क्यों था? सिस्टम सीधे चलता क्या है? होता अब था? सब अपने त्योहार क्यों मना लेते हैं? पर तब ऐसा क्यों होता था कि 9 दुर्गा हैं और अगर उस वक्त ईद है या उस दिन बड़ा जुम्मा है तो उस कोई दिन होता था। नहीं होगी नहीं, आरती? ये सारी अफवाहें हैं। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश में बचपन से लेकर के ही पढ़ा हूँ, और कभी भी किसी ही हिंदू पर्व में हिंदी उसमें कोई वो नहीं रहा भाई हम तो बचपन से रामलीला खेलते आए हैं, मनाते आए हैं, कभी कोई नहीं हुआ। अच्छा, सर, एक- हमेशा 90% हिंदू आबादी को 10% आबादी कभी नहीं दबा सकती है। हमेशा वो दबके ही रहते हैं। ये एक बिल्कुल ही जानबूझ करके झूठा प्रचार और अफवाह फैलाई जाती है। क्योंकि जैसे हमें बचपन से, हम तो आरएसएस में रहे हैं, तो ये नहीं होता तो हिंदू भाई, हमने कहा कि हमारे तो पिताजी, हमारे पूर्वज तो 500 साल से अभी तक हैं। अगर उन पर अत्याचार होता तो 500 मुस्लिम शासन तो बहुत साल से नहीं एक्चुअली है। सर क्या है, आप जब मैंने ये देखा कि जनता जनार्दन का जो मैंडेट आता है ना, वो एग्जाम्पल्स पे आता है। क्या ऐसा संभव था? मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ ये हिंदू मुस्लिम की सर, ये गलत है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं और हम लोग आपस में एक दूसरे घर जाते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या 370 हो सकता था? क्या मंदिर बन सकता था? नहीं हो सकता था अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होती। और सरकार का काम शासन करना है,
जनता की मदद करना है, मंदिर बनाना नहीं। मंदिर बनाना समुदाय का काम है। सर जब फिर वो तो वाली बात होगी नहीं, सर, नहीं, मुगल आए हमारे बिल्कुल। मंदिर तोड़ गए, किसकी जिम्मेदारी थी तब उसे बचाने की? किसके मंदिर हम सिर्फ तोड़े? वेट करते रहे नहीं, कि नहीं, कोई नहीं। आएगा और तोड़ अरे के चला एक बात जाएगा। बताइए, हमारे सूरवीर क्या कर रहे थे जो मंदिर तोड़ गए? मंदिर लूटने, मोहम्मद गजनी जो है लूटने के लिए आया था, उसने लूट के लिए मंदिर तोड़ा जहाँ जहाँ पे अकूत संपत्ति थी। सर वो संस्कृति भी हीरा तो कुछ जवाहर चीजें था। जो नष्ट होती है। संस्कृति नहीं नष्ट होती, नष्ट नहीं होती। संस्कृति हमेशा बनी रहती है। संस्कृति और धर्म और सभ्यता में फर्क होता है। संस्कृति जो है वो धर्म से ही नहीं होती, धर्म संस्कृति का एक हिस्सा होता है। सर मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में भी अगर संस्कृति खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, हमें पता ही नहीं है नहीं क्या सर, होता था। पहली बात तो संस्कृति होती क्या है? बताइए सर आप क्या नहीं नहीं, आप बताइए ना। आज की चर्चा पर हम लोग सर, पर अगर बंगाल की बात हो हाँ तो हमारे देश की संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा था बंगाल। मुरारी जी, हाँ। मैं बिल्कुल भी वो नहीं कहना चाहती, मैं खुद इस बात से अग्री करती हूँ कि हम जिस मोड पर आके खड़े हो गए हैं पॉलिटिकली, वहां पर एक विभाजन की बात आ गई है। जो लोग एक दूसरे से मित्र हुआ करते थे हिंदू मुस्लिम, कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक डिफरेंस क्रिएट होने लग गया है। आज जो ये इंडियन आम पॉलिटिकल हिंदू का मुस्लिम मोड में है, नहीं, जैसे ये मैंने आपसे बात की, राजनीतिक एक में। मिनट सर, तो आज हम किस दो चीजों पे आ गए हैं, एक रेवड़ी की राजनीति और एक कम्युनलिज्म की राजनीति। ये दो चीजों का उदय होता नजर आ रहा है जो कि देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, कम्युनिज्म की राजनीति अदिति जी अब उसके दिन लद गए। वो दिन लद गए जब बंगाल के नेताओं ने मार्क्सवादी चोला ओढ़कर अरविंदो का अपमान किया। वो अरविंद घोष जिसके पिताजी अंग्रेजों के परम भक्त थे, लेकिन भारत के क्रांतिकारियों को पुर्तगाल भेजता है बम बनाना सीखने के लिए। वो अरविंदो घोष जो देवघर के तिनसुकिया पहाड़ी पर पहला बम परीक्षण करता है। वो अरविंदो घोष जो क्रांतिकारियों को पिस्टल चलाना सिखाता है। अंग्रेज उन छोटे छोटे बच्चों के 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे बंगाल की धरती से निकलते हैं, उनके बम के धमाकों के डर से अंग्रेज भागते हैं इस देश में। उस धरती को अपमानित किया इन मार्क्सवादियों ने। और प्रोपेगेंडा ऐसा, प्रोपेगेंडा ऐसा। मुरारी सर, बात ये ना कि असम में सर आपके समय मैंने नहीं बोला था, प्लीज आप मेरे मैं आऊंगी आपके पास सर, आऊंगी। आपके समय को मैंने टोका नहीं था, मुरारी आपको मैंने सर, कभी आप नहीं सुनिए टोका, ना। आप मुझे बोलने दीजिए। मुरारी जी आप सुनिए ना, मैं आप आऊंगी ठेकेदार आपके मत बनिए। बंगाल में जैसे ठेकेदार बने सब वैसे ठेकेदार बने। भाषा का ध्यान दीजिए। मैं भाषा ऐसे ही बोलता नहीं कर रहा हूँ। हूं। आप अपनी हम लोग भाषा एक रखिए। अच्छी सार्थक आप अपनी चर्चा भाषा रखिए, संस्कृति मत सिखाइए। चिल्लाइए नहीं मुझे। आप हमें मत सिखाइए, आप मत चिल्लाइए। मुरारी जी लीजिएगा। हम लोग तो एक सार्थक चर्चा करने आए। आप लोग सीनियर लोगों के साथ, इसलिए मैं चर्चा करना चाह रही थी कि एक सार्थक चर्चा हो। मुरारी सर, असम में देखो तो हेमंत विश्व शर्मा ये कहते हैं कि वही आप देखिए हिंदू मुस्लिम हो तो हर जगह हिंदू मुस्लिम रहा है। केरला में 15% वोट कैसे बढ़ा है? हिंदुओं को एकजुट करके, फिर क्रिश्चियंस को एकजुट करके। सवाल यह है मार्क्स ने क्या किया, वो सब ठीक है। आज में जब आज की जनरेशन, सोशल मीडिया, एआई, हम वैश्विक स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर हम नहीं कर सकते ये डिवाइड। ये डिवाइड कितना सही है हमारे लिए? हम संस्कृति, सर ने पूछा संस्कृति क्या है? संस्कृति आइडियोलॉजी है। अगर हमारी आइडियोलॉजी, हमारे जो पूर्वज थे उनकी बात लेकर हम संस्कृति के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, यही एक भारत का एक वो संपूर्ण सपने की तरह होगा। देश का जो स्वाभिमान, या तो आप खाते में 3000 रुपए भिजवा देंगे या आप हिंदू के नाम पे डिवाइड करा देंगे, यही राजनीति है। मैं भी उससे सहमत नहीं हूँ। रेवड़ी की पॉलिटिक्स से मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो 1500 देती थी, देश का हित नहीं करता। लेकिन मेरा कहना है कि देश का स्वाभिमान अरविंदो घोष हैं, देश का स्वाभिमान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की उनकी संगीत, उनका योगदान है जो उन्होंने वहाँ एक आपके फर्स्ट टाइम वोटर इसको नहीं मानते सर? मानते हैं। आपके फर्स्ट टाइम वोटर मानते हैं हमें आजादी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। उसी प्राइड के बल पर वहां सत्ता ही है। अदिति जी, इस बात को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, वहां स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मठ की जो थाती है, रामकृष्ण परमहंस का जो जीवन वहां बीता है, काली बाड़ी और जय माता काली आप के ये मानते हैं कि अगर इस पूरे चुनाव के बीच में एसआईआर में जो वोट कटे वो नहीं होता, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस होते, वो हट गए होते, तो खून खराबा भी होता और चुनाव भी इस तरह का नहीं होता? आप मानते हैं कि कुछ सिस्टम का उपयोग या दुरुपयोग कई लोगों के हिसाब से हुआ है, इसलिए ऐसे नतीजे आए? मैं थोड़ा आंकड़ा रखना चाहता हूं, 2 मिनट चाहता हूं। 2021 के चुनाव के बाद
बंगाल से 7,000 लोग भागने को विवश हुए, जिसमें 3,000 लोग असम में शरण लिए, 2,000 लोग बिहार में, 2,000 लोग झारखंड में जाकर शरण लेने को विवश हुए, जिनकी वहाँ के लोगों ने दवा दारू भी की और इतने डरे हुए दहशत में थे, उस टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मार पीट कर भगाए गए थे। 15,000 शिकायतें ह्यूमन राइट्स कमीशन को मिले बंगाल से रिटर्न में। मैं ये रिटर्न डाटा बता रहा हूँ। जो बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस में वहाँ की स्थिति हुई, उसने सारे चीज़ों को पददलित करके रख दिया। वो फिर मेरा सवाल है, मैं सब जानते हैं बहुत वायलेंस होता था वहाँ, इसलिए मैंने कहा कि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं होते तो शायद खून खराबा बहुत होता। होना चाहिए था कि नहीं? पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ हुए, गलत तो नहीं हुआ सर। क्या मणिपुर से 4 गुना ज्यादा संख्या में होने की जरूरत थी? ये कोर्ट ने डिप्लॉय फिर लोग कहते हैं कि कोर्ट ने डिप्लॉय कराया ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वहां जुडिशियरी के लोगों को बंधक बना के रखा गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 27 लाख वोट नहीं भी दें तो कोई बात नहीं, ये सही था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने ना, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने की हैसियत मेरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या परिस्थितियां देखकर ये टिप्पणी की, उसको भी देखने की आवश्यकता होगी ना। नीति जी, हम महिलाओं को घेरे में लाए, ये भी ठीक नहीं है ना। महिलाओं को लेकर सशक्तता की बात होती है, होनी चाहिए घर से लेकर हर जगह तक, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो नहीं बन गए हम। महिला आरक्षण हो नहीं रहा, उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष है नहीं अब। उसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव कि पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास, 3,000 रुपए दे देंगे। ठीक है, सशक्त होने के लिए फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर हम वोट बैंक तो नहीं बनते जा रहे हैं। अदिति जी, आपको लगता है कि देश का मतदाता या देश की मातृशक्ति की विवेकशीलता इतनी कम है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नैरेटिव सामने रख देगी और वो उसको मान जाएगी? कोई भी उसको हिंदू मुसलमान में, आपको, मैं तो आपकी बात करती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे कोई हिंदू मुसलमान में नहीं, मैं सबकी बात। कोई मूवी देखते हैं तो थोड़े वो इमोशनल हो जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, इमोशंस एक ये मानव नैरेटिव ऑप्टिक्स आजकल फिल्मों की तरह हो गए। चाहे ममता दीदी व्हील चेयर पे बैठ के किक मार दे फुटबॉल पे, तो आप देखिए ममता दीदी। ये आपका ओवरलुक है कि एक मतलब फ्रैक्चर टांग से अगर वो किक मारती है तो उसके ऊपर वो जीत रही हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी झालपूरी खा रहे हैं, उस पर जीत रहे हैं? नहीं, उसके पीछे आपको पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, उसके पीछे मतदाता का विवेकशीलता और उससे इमोशनल कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ प्रोग्रेसिव नेशन की बिल्डिंग। आप लोगों ने बीजेपी को सिर्फ एक आधार बना दिया कि हिंदू मुसलमान करती है, तो ये सड़कें किसने बनाई? तो उन महिलाओं के घर पे ऐसा भी नहीं है नीति जी कि सड़कें सिर्फ बीजेपी के आने के बाद ही। आई एग्री टू यू, देयर काइंड ऑफ स्केलिंग के समय बनी, सबके सब नहीं। मैं कहती हूँ कांग्रेस का भी योगदान है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी योगदान है, हर क्षेत्रीय दल का योगदान है। मैं यहाँ पे स्केलिंग की बात कर रही हूँ। किस लेवल पे, अगर आपने 10x काम किया तो मैंने 50x काम किया, तो एक मतदाता के रूप में मैं देखूंगी कि मेरे को कौन सी सरकार है, कौन सी गवर्नेंस फास्ट, प्रोग्रेसिव और सेफ और सिक्योर सोसाइटी दे रही है। बात यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की थी। आप बांग्लादेश से ज्यादा वहां चाइना का बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, बंगाल बहुत सेंसिटिव है, पैरेलली हमारे लिए पंजाब भी बहुत सेंसिटिव है। मैं समझती हूं बात ये नहीं है कि बीजेपी से ज्यादा सिक्योर गवर्नमेंट हमें कोई नहीं दे सकता। बात ये है कि जहां जहां वो शासन में आई और जहां जहां क्षेत्रीय दल है, आप पंजाब का हाल देख लीजिए, आपने अभी तक चाइना बॉर्डर पे, आज मुझे मेरे बॉर्डर सेव करने हैं क्योंकि मेरे देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, और वो सुरक्षा करने में अगर मुझे वहां की राजकीय सरकार ने मुझको वहां पे एड नहीं दी, तो मैं ये समझूंगी एक वोटर के नाते कि ममता बनर्जी को देश से ज्यादा अपनी सरकार बचाना इंपॉर्टेंट था। जी मैं सही बताऊं, so, यहाँ पे मैं बहुत बेवकूफ नहीं हूं कि मेरे अकाउंट में कोई 3,000 डाल देगा। डाल तो ममता जी भी रही थी, फ्री भी तो वो भी दे रही थी। लेकिन जब आरजीकर का हादसा हुआ, जब मुर्शिदाबाद में हिंदू घरों के बाहर साइयां डाल डाल के टारगेट किलिंग करी गई, जब हिंदू बेटियों को जबरन, आप जो बात कर रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां का लेबर इतना गरीबी स्थिति में है, 200 रुपए 8 घंटे 18 घंटे काम करते, यहाँ से उठ के गया ना, उनको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो मैं बोल रही हूँ अदिति, मैंने पहले आपको मैंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया कि जब मेरा बंगाल का भाई दिल्ली और नोएडा आया तो उसकी आंखें फट गई। आज मेरा जो यहाँ से प्रवासी में वो चाय की पत्तियां नहीं अदिति, यही तो जो प्रवासी यहाँ से जाके अपनी वोट कास्ट कर आया बंगाल जाके, जो नोएडा में नौकरी कर रहा है, जो महाराष्ट्र के मुंबई में नौकरी कर रहा है, तो वो चाहता है मेरा कलकत्ता, मेरा बंगाल, मेरा मुर्शिदाबाद, मेरा विधाननगर एक और नोएडा बने।
तो वो देख रहा है कि जहां पे ये सरकारें हैं इन्होंने देश को उस राज्य को डेवलप किया है। बिल्कुल। तो बस यही डेवलपमेंट उम्मीद की करते हैं राजनीति कि भी करती जो है यमुना BJP। नदी की हालत है वहां ना हो। सर एक बात बताइए, जो हम विपक्ष एक दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र करते हैं, एक तो होगी भारतीय जनता पार्टी और एक होगी कांग्रेस। क्या वाकई में कांग्रेस सड़क पे जमीन पर मेहनत कर रही है चुनाव जीतने के लिए? क्योंकि केरला में एक बार आती है लेफ्ट, एक बार आती है कांग्रेस। केरला में 10 साल आ गई लेफ्ट, तो एक वो जो होता है ना म्यूजिकल चेयर, उस लिहाज से कांग्रेस आ गई। आपको लगता है वाकई में असम में कांग्रेस ने मेहनत करी, तमिलनाडु में डीएमके पे डिपेंडेंट रहे, कभी मेहनत करती नजर आती है आपको कांग्रेस? ऐसा है कि हम देश में जो एक मजबूत विपक्ष नहीं है, कांग्रेस की जिम्मेदारी लगती है आपको, राहुल गांधी की जिम्मेदारी? ये तो मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, एक कांग्रेस वाले मैं तो एनालिसिस के हाँ हिसाब नहीं से हाँ सर, इस आपको समय देना यहाँ पे चाहिए मैंने कांग्रेस के हिसाब से भाई। नहीं, सर, political analyst के हिसाब से इस समय जो बड़ी नेशनल पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस को एनालिस्ट के हिसाब से पूछ रही हूँ सर। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को वो जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जिसका होना चाहिए, जिस तरह से बेस होना चाहिए जिसका, वो कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस करती तो, क्योंकि आज 50% बीजेपी के एमपी तो कांग्रेस के हैं सर। कांग्रेस से गए क्यों हुए है, हैं। क्यों है, तो- क्यों नहीं रोका गया सर? नहीं, क्यों नहीं कांग्रेस रोक लेती, राहुल गांधी रोक लेते, असम से रोक लेते? हाँ नहीं पृथ्वी को कौन रोक भाई? जिसको सत्ता चाहिए वो जा रहा है, कौन रोकेगा? यानी कि कांग्रेस के लोगों में आइडियोलॉजी और संगठन के प्रति प्रेम की बिल्कुल कमी कमी है। रही, तभी तो गए भाई कांग्रेस में। देखिए जब व्यक्तिगत स्वार्थ देखिए अपनी आइडियोलॉजी से ऊपर हो जाएगा तो ये होगा ही होगा। देश का बंटवारा एक औपनिवेशिक परियोजना थी सर, जिसमें मेरे दर्शक ना इतिहास नहीं, वो प्रेजेंट जानना चाहते हैं सर। तो ये जो मुस्लिम पाकिस्तान बहुत पहले बन गया, हिंदू पाकिस्तान बनने में बहुत समय लग रहा है। तो सर एक कैसा कमेंट है सर, मतलब मैं समझाइए इसको आप मेरे दर्शक सर समझे नहीं, कैसा कमेंट है? हिंदुस्तान है, हिंदू पाकिस्तान क्या होता है सर? हिंदू पाकिस्तान नहीं, मतलब समझ लेते हैं ना, कैसा हिंदू धर्म पाकिस्तान के क्या होता आधार है पर सर? जो देश बनना है, क्योंकि वो राष्ट्र नहीं है नहीं सर, हिंदू पाकिस्तान क्या होता है, मुझे तो आप ये समझाइए सर, ना? क्या होता है हिंदू पाकिस्तान? जैसे मुस्लिम पाकिस्तान जो है देश का दूसरा हिस्सा बन गया, वैसे हिंदू पाकिस्तान है जहाँ पे हिंदुत्व की सांप्रदायिकता नहीं, चल मेरे को आप रही है। समझाइए, हिंदू जी, मैं आ जी, रही हूँ जी। ना सर आपके पास। हिंदू पाकिस्तान क्या होता ये है? भारत को अपमान करने का हाँ, प्रयास है। सर देश को कई मुरारी बार जी, सहन एक नहीं मिनट। नहीं, बिल्कुल हिंदू नहीं। पाकिस्तान क्या होता है सर? हिंदू पाकिस्तान ये देश, ये तो हिंदुस्तान तो दोनों था। भारत जो था वो तो बंटवारे के पहले के एक था, दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ जो है वो जल्दी ही विचारधारा के रूप पर जो है इस्लामाइजेशन हो गया, ये जो है सेकुलर देश बना रहा। इसके हिंदुआइजेशन होने में, हिंदुत्व कम्युनलाइजेशन होने में एक लंबा समय अगर लगा। आपने इसको हिंदुस्तान कहा होता, अगर आपने ये कहा होता कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, तो मैं इस बात को मानती। अब मैं बताती हूँ हिंदू पाकिस्तान क्या होता है। अब आप सुनिए। जानबूझ करके सर, हिंदू पाकिस्तान कहा है। खैर ये आपने बहुत डेरोगेटरी शब्द भारत के लिए जी, इस्तेमाल किया। जी, आप हिंदू पाकिस्तान क्या होता है मैं बताती हूँ। जी। 18 में से 19 विधायक कांग्रेस ने लड़ाए असम में, मुस्लिम्स में 18 जीत के आए हैं। आप अगर 5 राज्यों का डेटा देख लेंगे तो सारा फोकस है कि मुस्लिम को कैसे विधायक बना के जीत लिया जाए, मुस्लिमों को कैसे डिस्टर्ब ना किया जाए। आपने, मैं ये सब करती नहीं और आपको डेटा दिखाती नहीं अगर आपने ये मुस्लिम पाकिस्तान का जिक्र, हिंदू पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया सकता। सर आप देखिए 20 मुस्लिम फील्ड किए कांग्रेस ने, एक 79 राजनीति करने का भी बिल्कुल वो है, क्योंकि धर्म के इस्तेमाल से नहीं सर, आप कह रहे हैं ना उसको, आप सर देश का विभाजन करने से अच्छा धर्म के नाम पे राजनीति। आप ना ये जवाब दे पाए। औपनिवेशिक शासकों की परियोजना थी जिसमें दोनों ही समुदायों से उनको अपने एजेंट मिल गए। सर मुझे ताज्जुब होता है, मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस काम कर रही है या नहीं कर रही, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आप इनको जवाब देना ही, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आप ये नहीं कह रहे कि हाँ पहले कह दिया अपमान करना है, देश का अपमान करना सर, है। सर इसका मेरे दर्शकों को जवाब हिंदू- देना ही नहीं है। हिंदुओं का जवाब कोई नहीं है। ठेकेदार नहीं है। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ
सर मैं वो लेकिन सवाल ही नहीं मानसिकता कर से हिंदू नहीं रही। है। मुरारी जी, मानसिकता से मुरारी जी, इसका भारतीय जवाब आपके मानसिकता पास। से हम कम्युनल नहीं है, हम आप मानसिकता से भारतीय नहीं है। सर 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 आप मुझे आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए प्लीज। सर सर्टिफिकेट तो नहीं, नहीं चाहिए। मुरारी जी प्लीज प्लीज। प्लीज मुरारी जी आप सुनिए सर ममता बनर्जी वहां पर खुलेआम हिंसा करे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, मैंने कब तो कहा? फिर सर उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, मैंने सरकार में बिल्कुल- बदलाव होना चाहिए सर। बिल्कुल, जनता आप कह कैसे रही है। हिंदू पाकिस्तान कह सकते हैं सर? आप हिंदुस्तान कहिए। मैं जो है, मैं भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है तो आप पोलराइजेशन पर वो पब्लिक के मैंडेट को हाँ, नकार रहे हैं। हाँ, पब्लिक में एक जनता गलत है, भ्रमित है, तो फिर 60 साल भी भ्रमित थी। भाजपा विरोध जहाँ सर, जैसे एक विरोध मिनट कर सर रहे मैं हैं। आपके पास आऊंगी सर, जी बोलिए। नहीं, जनता भ्रमित सर, नहीं है। जनता एक सामाजिक चेतना के हिसाब से, वो जनता तमाम फैक्टर के हिसाब से जनता में वैचारिक वर्चस्व बनता है। हाँ, इस समय निश्चित रूप से भाई मेरे 90% 99% रिश्तेदार जो है भाजपा समर्थक हैं। सर आप ना तो ये तो- बता पाए कि कांग्रेस नहीं, से छोड़ नहीं, से रहने वो मुझे आगे बता- मूव होना पड़ेगा। अरे सर मैं आपसे ही पूछ ही नहीं रही आपके रिश्तेदार कितने हैं, मैं कह रही हूँ कांग्रेस मेहनत कर रही है या नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं हिंदू पाकिस्तान, कांग्रेस जिस तरह से राजनीतिक तरीके अपनाना छुट्टियों चाहिए पे नहीं वो होती, नहीं कांग्रेस होती। मेहनत कर रही होती तो आज नतीजे कुछ और होते हाँ, बिल्कुल। और देश के पास इस मजबूत विपक्ष होता। मुझे लगता है ये होना चाहिए था बिल्कुल जवाब। सही कह, मैंने सर, पहले ही कहा। सर मैं इतिहास पे नहीं जाना चाहती, ठीक है, ठीक। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी ये चाहती थी कि हम दक्षिण में भी, जी दक्षिण में वोट परसेंटेज केरला में बड़ा होगा। ये बीजेपी की किस्मत समझ लीजिए कि टीवी के जीत गया, हालांकि टीवी के, लेकिन अभी भी देश में लोगों ने ना डीएमके को स्वीकारा, ना एआईडीएमके को, ना बीजेपी को। उनको इतना बदलाव चाहिए कि उनको कोई एक सुपरस्टार, उनको लगता है वो अच्छा गवर्नेंस कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे, और उसको स्वीकार लिया। ये अरविंद केजरीवाल के बाद भी लोगों में इतनी हिम्मत है कि वो एक नए व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। ना बीजेपी को नकार दिया, डीएमके को नकार दिया, राजा प्रजा अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया, और एआईडीएमके जयललिता की पार्टी को नकार दिया। जी। ये क्या मानसिकता है सर? जनता को कुछ और चाहिए, शायद विकल्प नहीं है। देखिए अदिति जी, जनता अपना स्वाभिमान चाहती है, विकास भी चाहती है, और जिसमें उसको उम्मीद दिखाई देती है, चाहे वो वहाँ विजय थलपति हो, या केरला में कांग्रेस में जब उम्मीद दिखाई दी, कांग्रेस को भी वोट दिया लोगों ने। यह विषय किसी पार्टी के विरोध का नहीं है, विषय जनता की उम्मीदों का है। जनता कहाँ उम्मीद देखती है, जनता अपने बच्चों का भविष्य कहाँ, यानी कि बीजेपी में नहीं देख रही है अभी दक्षिण की। दक्षिण में बीजेपी विकल्प ही नहीं है, दक्षिण में बीजेपी की सामर्थ्य नहीं है। और आप एक बात बताइए, अगर टीवी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना लेती है तो आपको लगता है कि मैंडेट नहीं था पर जबरदस्ती बना नहीं, लिया? वहाँ बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में भी नहीं है। बीजेपी को तमिलनाडु में 1 सीट मिली है, तो 1 सीट से थलपति को कुछ नहीं होना। एनडीए। हाँ, अब वो एआईडीएम के 1 सीट वाले बीजेपी को साथ लेती है कि नहीं, ये भी तो विषय है। क्यों लेगी? ये ले भी सकती है, अब उनका क्या विषय है, वो सर उनका विषय ये होता है कि केंद्र से वहाँ पैसा बीजेपी आता है और केंद्र ही देगी। 1 सीट वाली केंद्र ये तो बहुत मुख्यमंत्री बड़ा की संख्या में व्यवस्था पैसा है। देकर वहां पर मैं इसीलिए यही ताकत है इसीलिए बीजेपी ओपन की। बात में बीजेपी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। बीजेपी का एक एमएलए है, अब उनकी मजबूरी जो होगी वो करेंगे। भाई डेवलपमेंट के नाम में केंद्र से पैसा जो उनको मिल रहा है आंध्रा में, वो अगर चाहिए तमिलनाडु में तो पावर के अपने चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, जिसकी चर्चा आपने की है सीधी, तो वो चेक्स एंड बैलेंसेज में थलपति क्या निर्णय लेते हैं, वो बीजेपी के एक एमएलए को गवर्नमेंट में लेते हैं कि नहीं, एआईएडीएम के एनडीए को मानती है कि नहीं, ये भी एक आगे का विषय होगा। तो अब किसके साथ हो सकता है, डीएमके के साथ भी सरकार बना ले, क्योंकि उनको 8 ही सीटें घट रही है, 8 कुछ और भी जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो कई प्रकार की बातें होती है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन विषय क्या है, जनता के एस्पिरेशंस है, जनता की उम्मीद है। हर व्यक्ति, आप या मैं, अपना भी भविष्य सोचते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सोचते हैं। मनुष्य इसी प्रकार जीवन आगे बढ़ाता है। तो तमिलनाडु की जनता द्रविड़ जो लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स है उससे उब चुकी थी। लगातार पीछे अनेक वर्षों से एक की सरकार 8 बार बनी, एक की सरकार 6 बार बनी, और उसके बाद भी जनता के स्वाभिमान पर बार बार राजनीतिक कारणों से आक्रमण करते रहे लोग। वही आक्रमण वहाँ भी हो रहा था, वही केरला में भी हो रहा था। लेफ्ट की जो गवर्नमेंट का पिछले साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, कई विषयों पर वो आक्रामक हो रहे बिना मतलब के। जो जरूरत नहीं थी, आपको सत्ता मिली थी, एब्सोल्यूट सत्ता थी, आप काम करते केरला की जनता के लिए। केरलम आज जो नाम बदल कर हो गया, जो पहले केरला था, केरलम की जनता ने आपको मैंडेट दिया था, फुल मेजोरिटी दी थी, काम करने से रोका नहीं था।
आपके पास आज के समय में रेवेन्यू की भी कमी नहीं है, क्योंकि केरल स्वयं में एक रिच रेवेन्यू स्टेट है और कई तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। मेरे पास समय कम है, मैं आपके पास आऊंगी। एक मुझे बहुत ही उसमें सवाल बता दीजिए। मैंने शुरुआत ये करी आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी और, ममता दीदी के पास कार्डर था, वो खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सड़क का, प्रधानमंत्री ने कहा मैं खुद एक कार्य करता हूं हर बार। पर सर, जब आप, जैसे नितिन नवीन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, किसी को नहीं पता था, एक्सपीरियंस अभी नहीं है। एक्सपीरियंस भूपेंद्र यादव में था, सुनील बंसल में है, धर्मेंद्र प्रधान में है, और भी बहुत सारे वरिष्ठ व्यक्ति हैं जिनको एक्सपीरियंस है चुनाव जिताने कराने का। आपको लगता है बीजेपी जो बड़ी पोस्ट है वहां पर एक नए व्यक्ति को लाकर ये तो कर रही है कि आखिरी व्यक्ति आ सकता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं कमजोरी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, आज नहीं दिख रहा है? ये रिजल्ट देख के पता चलता है कि संगठन कमजोर नहीं हुआ। रिजल्ट जो बताता राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रही हूँ, जिसकी कल्पना राष्ट्रीय सर, बहुत फेयर मेरा सवाल लोगों का आया है कि नितिन नवीन का योगदान क्या था। मुझे नितिन नवीन पर बोलने का कोई अथॉरिटी फिर भी मैं बोलता हूँ। नितिन नवीन आज का सर कौन देता, आप एज एन एक्सपर्ट आए, आप नहीं, मैं बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नितिन नवीन आज का कार्यकर्ता नहीं है। नितिन नवीन युवा मोर्चा में राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं, लंबे समय तक काम किया है, यूथ जो विंग है बीजेपी का, बहुत लंबे समय से काम किया है। दूसरा सवाल, रेखा गुप्ता अगर सीएम बनी है तो क्या दिल्ली अच्छे से संभाल पा रही है? आप दिल्ली के पास में है, आप देख लीजिए, उनको जाकर मिलकर इंटरव्यू भी कर सकती है। अभी रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो के 5वें फेज के 20 इसका मेट्रो को दिया, अभी उन्होंने, चूंकि इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का भी फंड होता है। पिछली केजरीवाल सरकार मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट को दबा के बैठी रही और रैपिड मेट्रो के लिए जमीन अलॉट नहीं किया, बनने ही नहीं दिया रैपिड मेट्रो। नीति जी से पूछे तो रेखा गुप्ता का रिकॉर्ड तो अभी तो अच्छा दिख रहा है। रेखा गुप्ता इज डूइंग वंडरफुल, लेकिन क्या अगले सर्दियों में पॉल्यूशन नहीं होगा, यमुना साफ हो जाएगी, छठ की पूजा होगी, तब वो वाइट झाग नहीं दिखेंगे, उसे ढका नहीं जाएगा, हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक आपने नितिन नवीन की बात करी या रेखा जी की बात करी और बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात करी, मुझे लगता है एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज पार्टी है। ये सेंटर से ऑपरेशन करती है। ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ इसकी बहुत स्ट्रांग है, रूट्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मॉनिटरिंग भी उतनी स्ट्रांग है। अगर आप, और तीसरी बड़ी बात कि ये युवा को प्रमोट कर रही है, ये नई लीडरशिप को। आज बंगाल में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद वहां पे लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पाई। तो नाउ भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के बाद कौन, योगी जी के बाद कौन? तो वो एक नई जो पीढ़ी है जिन्होंने काम किया है। रेखा गुप्ता भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं। नितिन नवीन बिहार का चुनाव भी आसान नहीं था, लेकिन उनका योगदान रहा। तो ऑब्जर्व करते हैं, और इसकी बैकबोन है बीजेपी की वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, आज तमिलनाडु बहुत दूर है उनकी रीच से, लेकिन मुझे लगता है संघ ने जो, चाहे सुनील बंसल जी, संघ ने जो काम किया बंगाल में रूट पे, वो हर जगह वो कर रहा है। वो अगली सर्दियों में यमुना घाट में पूजा करने जाऊं। आपके चैनल के माध्यम से देखिए, दिल्ली का पोल्यूशन देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए समस्या है कि इतना पॉल्यूटेड। ट्रैफिक ऑफ कोर्स ट्रैफिक है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सारी चीजें हैं, यू हैव टू क्रिएट। हालांकि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बड़े नेता ने कहा कि ट्रांसफर ले लो यार, इतना परेशान नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं नोएडा शिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक प्रॉब्लम, बिकॉज वहां की पॉपुलेशन इज टू हाई पर कैपिटा। मैं गुड़गांव से आती हूँ, मैं कर नहीं सकती, मेरी फैमिली रहती है। सर लास्ट राउंड है, रैपिडली मुझे पूछना है। सर आप ये बताइए कि अब आएगा पंजाब का चुनाव, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम ठीक है, और उसके बाद गुजरात, अब आएगा पंजाब चुनाव। पंजाब में इशू ये है जो हम सबकी चिंता का विषय है, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। पंजाब के बाद फिर सीधे इम्पैक्ट हरियाणा, दिल्ली पे आता है, आपके हमारे बच्चों पे आएगा। मेरा सवाल यह है कि जो वहां पर तस्करी, ड्रग्स, ना ही कांग्रेस उसको ढंग से रोक पाई। कांग्रेस बहुत नेशनलिस्ट पार्टी है, रोकना चाहती थी लेकिन नहीं रोक पाई। आपने देखा कि पंजाब की क्या हालात हैं। फिर आम आदमी पार्टी नहीं रोक पाई, कोशिश की जो भी है। मैं किसी गवर्नमेंट पर सवाल नहीं उठा रही। आपको लगता है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी चाहिए वहां पर, जो जिसे बोलते हैं ना कि गर्दन से काट दे इस ड्रग्स की तस्करी को, और क्या वो बीजेपी है? लोगों का वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है बीजेपी को लेकर, लेकिन क्या जरूरत है पंजाब को बीजेपी की? भाई ये जो पंजाबी जनता तय करे किसकी जरूरत है। बीजेपी तो सरकार में रही है अकाली के साथ बहुत दिनों तक, पर
कोई कुछ पर खास बदला? उन्होंने तो कुछ नहीं, बल्कि तस्करी उनके ज़माने में और बढ़ी है, ड्रग्स बढ़े हैं। जी। तो इसके लिए एक शिक्षा की खास तरह की ज़रूरत है। इसके लिए कौन पॉलिटिकल पावर से नहीं रुकेगा, इसके लिए एक जन चेतना की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग खास एडमिनिस्ट्रेशन, जन चेतना, शिक्षा की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ, की स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जरूरत है, और इसके लिए एक अच्छी जनवादी शिक्षा की जरूरत है, जिसमें लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें, समाज की अच्छी चीज़ें आ सकें, कि ड्रग्स के बारे में एक अवेयरनेस पैदा हो सके। ठीक हो गया। इसमें राजनीतिक, कौन राजनीति में आता है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी पंजाब में लोग परिवर्तन चाहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस को, दोनों को, अकाली को नकारा, दोनों की दोस्ती हो गई है सर अंडर द कार्पेट वापस। हाँ हाँ भाई, दोनों की दोस्ती तो हमने मंडल टाइम पे देखा था। मंडल के समय पे कांग्रेस और बीजेपी के बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल साथ काम कर रहे थे। तो देखिए, आर्थिक फील्ड में जहाँ तक ग्लोबलाइजेशन और कॉरपोरेट पक्ष की अर्थनीति है, दोनों कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस वाले चिल्ला रहे थे, देखिए हमारी पॉलिसी जी लेके लागू कर रहे हैं। जब मनमोहन बने तो बीजेपी वाले कहने लगे, देखो ये तो हमारी पॉलिसी लागू कर रहे हैं। यानी कि दोनों में आर्थिक क्षेत्र में, और जो कि हम लोगों को ये कहते हैं कि अर्थ ही मूल है, मूल क्षेत्र में दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं। ठीक है सर, अब हमने ना ये बॉलीवुड स्टार्स का पॉलिटिक्स में एंट्री देख ली, दुनिया जहान इमोशंस की देख ली, पहनावे की देख ली, झालमुड़ी की देख ली, रसगुल्ला की देख ली, फुटबॉल की देख ली, हर ऑप्टिक्स है। लेकिन एक और एंट्री हो चुकी है भविष्यवाणियों की। तो मैं समझना चाहती हूँ, किसी ने कहा कि ममता दीदी आएंगी, किसी ने कहा कि 2026 देश के लिए अच्छा नहीं है, युद्ध चल रहा है, किसी ने कहा कि मोदी का बहुत ज़बरदस्त काल है, अभी तो आगे का युग रहेगा, किसी ने कहा कि नहीं 2027 के बाद नहीं रहेगा। आप देश के स्वास्थ्य को, देश की तरक्की को, आर्थिक स्थिति को कैसे देखते हैं? अगर उस मैं ज्योतिष लिहाज से पूछूं तो आपसे। देखिए, बृहस्पति जब अतिचारी होता है तो अन्याय के मार्ग, मुझे आप 2026 कैसा रहेगा, 2027 कैसा बता रहेगा? रहा हूँ। अन्याय के मार्ग पर चलने वाले सत्ताधीशों के सत्ता चले जाते हैं। अभी बृहस्पति बहुत कम समय में, बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहता है, लेकिन अभी 2-2, 3-3 महीने में राशि बदल रहा है। ऐसे में जो अन्याय के छाती पर खड़े, जिनकी सत्ता का आधार अन्याय है, जनता का उत्पीड़न है, उनकी सत्ता जाएगी। फिर तो सर सबसे पहले ट्रम्प साहब की जानी चाहिए। अब ट्रम्प देखो ना कितनी बुरी तरह बेइज्जत होकर ईरान से भागे। अब ईरान पर कोई सर थोपने की उनकी हैसियत नहीं रह गई है। आज ईरान में जितनी बड़ी बड़ी बातें ट्रम्प ने की, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब ईरान पर शर्तें लादने की भी स्थिति उनकी नहीं है। अब ईरान उनके हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनके टेक्नोलॉजी फ्री में पा गया, जिसको बड़े ऊंचे दाम में, दुनिया के सबसे महंगे हथियार अमेरिका के लोग मुझसे, मेरी जनता का सवाल आया कि भाई चुनाव खत्म हो गए, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे क्या? आपकी ज्योतिष विद्या क्या कहती है सर? देखिए, भारत की सरकार ने एक बड़ा काम किया है कि ऐसे माहौल में भी, युद्ध से प्रभावित होने माहौल में भी, ईंधन के मूल्यों को नियंत्रित करके रखा है। एक मिनिमम सप्लाई, जो एक आवश्यक सप्लाई हो, मेंटेन करके रखा है। बहुत बड़ी बात है। भारत ऊर्जा के मामले में स्वावलंबी न होने से भारत का एक बड़ा धन जाता है इन विषयों पर। हम इंपोर्ट करते हैं सारा, पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में मेंटेन करके रखना, और हमारी इकोनॉमी अमेरिका और चाइना के बराबर की नहीं है। हम 4 ट्रिलियन के आसपास हैं, और एक इकोनॉमी का बजट का बड़ा हिस्सा जाता है तेल खरीदने के मामले में। फिर भी इकोनॉमी को स्टेबल करके रखना, और इकोनॉमी को 4 ट्रिलियन से नीचे नहीं आने देना। 4.1 सर, ये तो आप बता रहे हैं कि क्या किया सरकार ने, क्या होगा, मैं पूछना चाह रही थी। सब ठीक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ईंधन की कीमत नहीं बढ़ेंगे, नियंत्रित रहेगा। आपसे पूछ लेते हैं आखिरी, कि आपको क्या लगता है, बीजेपी ने 22 राज्यों में एनडीए में सरकार बन गई है, अब और कितना भगवा बीजेपी हो जाएगी? ज्योतिष उसके हिसाब से आपको भी बहुत समझ है। नहीं, ज्योतिष के अगर दृष्टिकोण से समझूं तो भारत की कुंडली जो है वृषभ लगन की उदय होती है। जब 15 अगस्त को हमको जब आज़ादी घोषणा हुई थी,
मंगल की महादशा चल रही है। मंगल भारत की कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश हैं। सप्तम भाव ऑपोजिशन को दिखाता है, सप्तम भाव जनता को दिखाता है, 12th हाउस कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसीज को दिखाता है, आपकी फॉरेन लैंड को दिखाता है, एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है। और मंगल खुद सेना का कारक है, सेनापति की संज्ञा दी गई है, भूमि का कारक है, और बैठे हैं द्वितीय भाव में, यानी कि देश के धन भाव में, देश के राजकीय कोष में मंगल बैठे हैं। तो ग्रह जिस भाव का स्वामी और जिस भाव में बैठता है उसके ज़्यादातर रिजल्ट्स देता है। अब मंगल क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हैं तो राजकीय कोष बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? और खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि खर्चा के भाव का भी स्वामी है। खर्चा कहाँ होगा? आपकी डिफेंस में होगा। आप अपनी जो लॉजिस्टिक के डिफेंस की, उसमें आप एक्सट्रीमली ना केवल खर्चा करोगे बट यहाँ से एक नया बिजनेस का आयाम भी खड़ा करोगे। टेक्नोलॉजी को भी मंगल दिखाता है। आज भारत के लोग, इंजीनियर्स, आईटी फील्ड में, अलग अलग फील्ड्स में आप देख रहे हैं कि एक लैंडमार्क अचीवमेंट्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भारत की टेक्नोलॉजी, अगर आज हम अभी बात ही कर रहे थे, हम यूपीआई की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, देश विदेश में, क्योंकि 12th हाउस इट्स फॉरेन लैंड, तो भारत की टेक्नोलॉजी, पहले हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते थे, आज हम उस स्थिति में आएंगे इस मंगल के महाकाल में जब हम टेक्नोलॉजी बाहर देंगे, हम लैंड को गेन करेंगे। मैंने आगे भी कई बार बोला है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, हम चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर की बात करते हैं, हमारी जो जो लैंड्स गई हैं हम उसको रिटेन करने की, दोबारा से वापस लाने की कोशिश करेंगे। जहां तक ऊर्जा का सवाल है, पाकिस्तान मुझे लग रहा है पीओके ला रहे हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए क्या है, एक बात इस चुनाव से समझ आती है कि जब जब अति होती है तो वो फिर उसका अंत आता है। ममता दीदी, बंगाल की अस्मिता, और देश की राजनीति में कितने नाम हैं। ममता बनर्जी, नहीं भूला जाएगा उनको कभी भी। ममता बनर्जी, मायावती, वसुंधरा राजे, और भी ऐसे कई नाम हैं, मैं जिनका नाम अभी नहीं ले रही हूं, लेकिन उमा भारती से लेकर तमाम नाम हैं, इंदिरा गांधी का नाम ले, लेकिन उसमें चुनिंदा नामों में ममता बनर्जी का नाम था, जिनको बंगाल की अस्मिता कहा जाता था। लेकिन तब तक कहा जाता था जब तक उन्होंने जनता की अस्मिता की रक्षा की। जैसे ही वो अस्मिता से छेड़छाड़ हुई, जनता ने उन्हें रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड, सबको अलग अलग कार्ड बांटकर दरवाजा ममता दीदी को दिखा दिया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इससे ये सबक लेना होगा कि हम सरकार चलाएं लेकिन दादागिरी नहीं कर सकते एक लेवल के बाद। हाँ, शासन के लिए थोड़ा कड़क होने की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन वहां तक नहीं जहां तक कि जनता ऊब चुके। इससे ये सीखने की भी जरूरत है। साथ में देखिए, हम सबको एक और चीज सीखने की जरूरत है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपको बहुत अलग अलग रंग दिखाकर बहुत सारी चीजें कहेंगी, जैसे हमने चर्चा में भी कहा कि हम सांस्कृतिक धार्मिक बातों से इन्फ्लुएंस होने चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। हमें क्या चाहिए, आपके बच्चों को क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हमको घर पक्का चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ये तमाम चीजों के लिए हमें वोट करना चाहिए। आगे भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपको एजुकेशन, स्वास्थ्य, पक्का घर, सुरक्षा दे रही है, वही मूलभूत चीजें हैं जो हम कहते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़कर, समझकर उस पर वोट कीजिए, इन्फ्लुएंस मत होइए, वरना भयावह स्थिति हो सकती है। आज नहीं, 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक बाद। और मेरे पूरे शो में एक चर्चा में बात निकली कुछ पाकिस्तान से संबंधित के हिंदू पाकिस्तान बनेगा, ऐसी कोई चीज नहीं है और ना कभी होगी। यह हिंदुस्तान है, यहां पर जो आएगा उसका आदर सम्मान होगा, और यही हमारी संस्कृति है। हिंदू पाकिस्तान जैसी कोई चीज नहीं। हाँ, पीओके जो है वो हिंदुस्तान में शामिल जरूर हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज मैं चर्चा को विराम दे रही हूं। आपके मन में जो जो भी सवाल हो जरूर मुझे लिख के भेजिए, अगली बार मैं उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जरूर बैठूंगी। धन्यवाद।